हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द सीरीज ऑफ इंडियन ज्योग्राफी। ये लेक्चर नंबर 16 है। चैप्टर 2 चल रही थी जिसका नाम है फिजियोग्राफी। मेरा नाम हुआ प्रशांत कुमार पांडे। आप लोग देख रहे हो यूपीएससी मैक्स। मैक्स मीन्स मैक्स में स्टडी बच्चा। आज जो है हम लोग आइलैंड के बारे में पढ़ने वाले हैं और पूरा इस टॉपिक को ख़त्म करेंगे। ठीक है, एक ही वीडियो में ख़त्म हो जाएगा। देखो, जब हम लोग बात करते हैं इंडिया के बारे में तो बेसिकली हम लोग समझते हैं कि इंडिया का मेन लैंड पार्ट के बारे में। बट एक्चुअली इंडिया सिर्फ मेन लैंड से नहीं बना हुआ है। इंडिया मेन लैंड और कुछ आइलैंड से मिलके बनी हुई है। जैसे कि आप देख सकते हो, सॉरी मालदीव नहीं होगा, ये लक्षद्वीप होगा। लक्षद्वीप और इंडियन निकोबार आइलैंड। ठीक है, टोटल आप बोल सकते हो कि बहुत सारे ऐसे आइलैंड्स हैं इंडिया के पास जो कि मेन लैंड में तो नहीं है बट बाहर है। तो वैसे हम लोग उन सारे चीज़ों को भी आप इंडिया के अंदर कंक्लूड करते हैं। ठीक है ना। तो इंडिया बेसिकली 3 चीज़ों से मिलकर बनी हुई है। पहला तो बोल सकते हो कि मेन लैंड, दूसरा लक्षद्वीप और तीसरा अंडमान और निकोबार। तो ठीक है, चलो समझते हैं इंडियन आइलैंड्स के बारे में। आइलैंड्स क्या होता है? आइलैंड्स ऐसे एक लैंड होता है, ऐसे एक ज़मीन होता है जो चारों साइड से पानी से घिरा हुआ होता है। ठीक है, तो इंडियन आइलैंड को हमने टोटल 3 पार्ट में डिवाइड करके रखा है। पहला है जो बे ऑफ बंगाल में है, जैसे कि आप बोल सकते हो कि अंडमान और निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड। दूसरा है वैसे आइलैंड जो कि अरबियन सी में लाई करते हैं, आप देख सकते हो जैसे कि लक्षद्वीप का आइलैंड। और तीसरा जो है उसे कहते हैं ऑफशोर आइलैंड, यानी कि एक ऐसा आइलैंड जो कि मेन लैंड के अंदर ही हो बट वो पानी से घिरा हुआ हो सकता है। वैसे आइलैंड को कहा जाता है ऑफशोर आइलैंड। हो सकता है कि ये थोड़ा कुछ किलोमीटर के दूरी पे होगा मेन लैंड से। ठीक है ना। तो ऐसे आइलैंड्स को बोला जाता है ऑफशोर आइलैंड। ठीक है, ये जो आइलैंड्स हैं वो हमारे लिए जियोग्राफिकली इंपॉर्टेंट है, बोल सकते हो कि जियोग्राफिकली इंपॉर्टेंट है, बोल सकते हो इकोलॉजिकली इंपॉर्टेंस है, डिफेंस के अनुसार भी देखा जाए तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंस है। तीसरी है कि इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से भी देखोगे तो ये आइलैंड्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। चलो एक एक करके समझते हैं। और पहला हम लोग स्टार्ट करते हैं बे ऑफ बंगाल आइलैंड। बे ऑफ बंगाल आपको पता है कि यहाँ पे है। ठीक है, ये है बे ऑफ बंगाल। अब बे ऑफ बंगाल में हमारे पास है आइलैंड जिसको बोला जाता है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। ठीक है, चलो समझते हैं इसके बारे में। ये जो आइलैंड्स हैं आपको साउथ ईस्टर्न पार्ट में देखने को मिलेगा। मतलब बेसिकली अगर ये इंडिया हो गया तो इंडिया के साउथ ईस्ट में आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे बे ऑफ बंगाल में आपको अंडमान और निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड। ठीक है, ये जो है क्लोजर टू साउथ ईस्ट एशिया, मतलब कि बोल सकते हो कि साउथ ईस्ट एशिया में इसका लोकेशन है देन इंडियन मेनलैंड। मतलब इंडियन मेनलैंड से ज़्यादा आप बोल सकते हो कि क्लोज में इसका साउथ एशिया आता है। ठीक है, यहाँ का टोटल आइलैंड की बात की जाए, यानी कि ये अंडमान और निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड में बात की जाए तो लगभग 572 आइलैंड्स हैं, जिसमें से कि बोल सकते हो 37 आर इनहैबिटेड, मतलब कि वहाँ पे लाइफ पॉसिबल नहीं है। बेसिकली कितना है? 572। आपको ये वर्ड याद रख करके रखनी है। लार्जेस्ट आइलैंड है यहाँ का अंडमान आइलैंड, जो कि आप देख सकते हो कि ये रहा अंडमान आइलैंड। ठीक है, ये यहाँ का सबसे लार्जेस्ट आइलैंड है। अब ये आइलैंड का फॉर्मेशन कैसे हुआ बच्चा? तो ये फॉर्म हुई वॉल्केनिक एक्टिविटी से, और दूसरा टेक्टोनिक जो मूवमेंट हो रहा है, आप बोल सकते हो कि यरक्कन योमा रेंज ऑफ म्यांमार से जो टक्कर हो रही है उसके वजह से कहीं ना कहीं ये आपको फॉर्मेशन होता नजर आएगा। बेसिकली ये जो अंडमान और निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड है ये एक्चुअली म्यांमार का जो योमा रेंज है ना उसी का ये पार्ट है। ठीक है ना। आपको पता होगा कि इंडिया के जो यहाँ पे आप बोल सकते हो कि जो म्यांमार का एरिया है, यहाँ पे म्यांमार के सीधा में ही आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा एक रेंज देखने को मिलेगी, एक माउंटेन रेंज देखने को मिलेगा। उसी को हम लोग बोलते हैं यरक्कन योमा रेंज ऑफ म्यांमार। ठीक है, अगर यहाँ की क्लाइमेट की बात की जाए तो यहाँ पे आपको ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट क्लाइमेट देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा हेवी रेनफॉल होती है। अगर यहाँ फ्लोरा और फौना की बात की जाए तो यहाँ पे बहुत रिच बायोडाइवर्सिटी है। आप कह सकते हो कि यहाँ पे इंडेमिक स्पीसीज रहते हैं, जैसे कि आप बोल सकते हो कि अनमांड वाइल्ड बोरा। ठीक है, मतलब बोर। ठीक है, इसका मतलब होता है सुअर। ठीक है ना। और निकोबार के वहाँ के जो मेगापोड बर्ड्स हैं वो वहाँ पे रहते हैं। अब ये जो एरिया है वो हमारे लिए बहुत स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे जो है ना इंडिया की मेरीटाइम डिफेंस आउटपोस्ट है, यानी कह सकते हो कि यहाँ पे इंडिया के लिए एक बोल सकते हो स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है। आप यहाँ पे इंडिया का डिफेंस आउटपोस्ट है। ठीक है, आप बोल सकते हो कि
कि वर्ल्ड की जितनी ट्रेड होती है वो सारे शिप्स इधर ही से गुजरते हैं। तो आप समझ सकते हो कि ये कितना इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कुछ मेजर आइलैंड्स हैं, उनके बारे में समझ लेते हैं। तो पहला है अंडमान आइलैंड, ठीक है। ये देख सकते हो कि ये जो कंप्लीट आइलैंड है वो आपके पास आता है और इसी को कहते हैं एडमान आइलैंड। एडमान आइलैंड में आप देख सकते हो कि ऊपर वाले को कहते हैं नॉर्थ एडमान, नीचे वाले को कहते हैं मिडिल अंडमान, और उससे हल्का सा नीचे आओगे तो साउथ अंडमान। ये टोटल मिलके बनते हैं बच्चा, आप बोल सकते हो कि ग्रेटर अंडमान बनते हैं, ठीक है। और नीचे का जो छोटा सा पार्ट है उसको कहते हैं लिटिल अंडमान, ठीक है। तो ये रहा आपका लिटिल अंडमान, और इसके ऊपर कहीं ना कहीं ग्रेट अंडमान होगा। और ग्रेट अंडमान भी 3 पार्ट में डिवाइडेड है, नॉर्थ अंडमान, मिडिल अंडमान और साउथ अंडमान। अब देखो यही बात है कि ये जो अंडमान आइलैंड है वो टोटल 3 पार्ट में डिवाइडेड है, जो कि मैंने अभी नाम बताया, नॉर्थ, मिडिल और साउथ अंडमान। यहाँ का जो पोर्ट है वो क्या, एक पोर्ट है, फेमस पोर्ट है जिसका नाम है पोर्ट पिलार, जो आप कह सकते हो कि कैपिटल ऑफ अंडमान और निकोबार है। मतलब आप अगर देखना चाहो मैप में तो ये रहा, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा पोर्ट पिलर, ठीक है। एक मिनट रुक जाओ जी, ये देखो यहाँ पे। अब ये कहाँ पे आपको पड़ेगा, साउथ अंडमान में आपको देखने को मिलेगा, यहाँ अंडमान और निकोबार आइलैंड का कैपिटल, ठीक है ना। जो कि है कहाँ लोकेटेड है, आप बोल सकते हो कि साउथ अंडमान में लोकेटेड है। यहाँ पे आपको सेलुलर जेल भी देखने को मिलेगा, जो कि जब भी मतलब बहुत सारे ऐसे यहाँ पे जेल आपको देखने को मिलेगा, जो कि अगर इंडिया में कोई बड़े बड़े कैदी होते हैं उनको इसी जगह पे रखी जाती है। ये एक रिच मरीन बायोडाइवर्सिटी एरिया है, यानी कि बोल सकते हो कि यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा अमाउंट में फिशरीज और भी बहुत सारे आपको जलीय जीव देखने को मिलेंगी। और ये एक बरीन आइलैंड है अंडमान, और अंडमान का जो ये एरिया है ये एक टाइप से बरीन आइलैंड है। यहाँ पे एक जो है वो एक्टिव वोल्केनो है इस ग्रुप में, ठीक है। एक इंडिया की इकलौता एक ही एक्टिव वोल्केनो है और वो आपको यहीं पे देखने को मिलेगी। अब बात कर लेते हैं निकोबार आइलैंड की। तो आप देख सकते हो कि ये जो छोटा पार्ट है यहाँ पे लिटिल एडमान, तो एडमान का पार्ट हो गया। आप देख सकते हो कि ये जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है ये कंप्लीट, ये पार्ट क्या हो गया बच्चा, निकोबार आइलैंड। ये जो है बहुत दूर है इंडिया के मेन लैंड से और बहुत कम डेवलप है कंपेयर टू अंडमान आइलैंड। अंडमान आइलैंड से ये बहुत कम डेवलप है, आप बोल सकते हो, क्योंकि ये इंडिया से बहुत दूर हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे कुछ इंडिजीनियस ट्राइबल्स रहते हैं, जैसे कि आप बोल सकते हो कि सोम्पेन्स रहते हैं, और यहाँ के निकोबार के जो लोकल, हाँ बोल सकते हो कि वो है, ठीक है। ग्रेट निकोबार इज़ द लार्जेस्ट आइलैंड इन दिस ग्रुप। आप बोल सकते हो कि यहाँ पे आपको ग्रेट निकोबार, ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये जो ग्रेट निकोबार है इस निकोबार आइलैंड का सबसे बड़ा आइलैंड ग्रुप है, ठीक है। तो ये बात हो गई। अब हम लोग बात समझते हैं अरबियन सी में। तो आप देख सकते हो कि ये रहा अरबियन सी यहाँ पे, और अरबियन सी में हमारे पास बहुत सारे यहाँ पे भी आइलैंड है। देखो इन सारे जो आइलैंड्स हैं इनको हम लोग बोलते हैं लक्षद्वीप आइलैंड, ठीक है। यहाँ पे टोटल आइलैंड आपको 36 देखने को मिलेगा, यानी 36 कोरल आइलैंड आपको देखने को मिलेगी। जो लार्जेस्ट आइलैंड है वो है मिनिकॉय आइलैंड, जो कि आपको नीचे देखने को मिलेगा। ये जो मिनिकॉय आइलैंड है ये एक टाइम पे मालदीव का पार्ट था, बट इंडिया ने इसे ले लिया, ठीक है। अब फॉर्मेशन देख लेते हैं। ये जो आइलैंड्स है वो कोरल डिपोजिशन के फॉर्मेशन से भी है। कोरल मतलब क्या होता है, आप बोल सकते हैं हार्ड चट्टान को बोला जाता है, हार्ड रिलीफ को बोला जाता है, और जिसे हम लोग एट्रॉल्स और रिलीफ आइलैंड भी कहते हैं। मतलब बेसिकली ये एक हार्ड चट्टान से मिलके बनी हुई है, ठीक है ना। कौन से ये आइलैंड्स, आप बोल सकते हैं लक्षद्वीप के जितने भी आइलैंड्स हैं वो एक टाइप से कोरल डिपोजिशन से बनी हुई है। अगर यहाँ के क्लाइमेट की बात की जाए तो यहाँ पे एक ट्रॉपिकल मानसून रहता है, क्लाइमेट है, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा हाई ह्यूमिडिटी रहती है। और अगर यहाँ की फ्लोरा और फौना की बात की जाए तो यहाँ पे कोई वैसा टेरिटोरियल बायोडाइवर्सिटी नहीं है, यानी कि यहाँ पे लैंड पे रहने वाले वैसे कोई जीव जंतु नहीं है, बट यहाँ पे मेरीन डाइवर्सिटी बहुत है बच्चा। मतलब कह सकते हैं समुद्री जीव या फिर जलीय जीव यहाँ आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा, यहाँ आपको टेरिटोरियल जीव बहुत कम देखने को मिलेगी, ठीक है। अगर यहाँ स्ट्रेटेजी के लिए बात किया जाए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इंडिया की मरीन टाइम ट्रेड के लिए, यानी बोल सकते हो कि देश विदेश के ट्रेड के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस है, और डिफेंस के लिए इंपॉर्टेंट प्लेस है, क्योंकि ये जो है इसका ऐसा लोकेशन है क्योंकि यहाँ से सारे इंटरनेशनल शिपिंग रूट्स इसी से पास होते हैं। तो कह सकते हो कि कितना इंपॉर्टेंट जगह है ये हमारे लिए, आप समझ ही सकते हो। कुछ इसका इंपॉर्टेंट मेजर आइलैंड्स के बारे में समझ लेते हैं।
तो पहला आइलैंड है नो डाउट लक्षद्वीप आइलैंड, जो कि आप देख सकते हो कि ये कंप्लीट है लक्षद्वीप आइलैंड। ये जो है लगभग 200 से 400 किलोमीटर केरला कोस्ट से दूरी पे है। मतलब केरला कोस्ट अगर यहाँ पे होगा तो केरला कोस्ट से लगभग 200 किलोमीटर की दूरी पे है। ये कोरल से बना हुआ है, मतलब कोरल डिपोजिशन से बनी हुई है, और एटॉल्स और रिलीफ की भी बनी हुई है। अगर यहाँ की मेन कैपिटल की बात की जाए तो ये यहाँ पे तो वो है कवरावती। ठीक है, आप बोल सकते हो कि यहाँ का आप देख सकते हो कि ये रहा कवरावती। ठीक है, अगर इकोनॉमिक की बात की जाए तो यहाँ पे आपको फिशिंग बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी। यहाँ पे मरीन लाइफ बहुत ज़्यादा है, एक कोरल रिलीफ है यहाँ पे, और यहाँ पे बहुत सारे लगून्स आपको देखने को मिलेंगी। अब कुछ अरबियन सी में ऐसे आइलैंड्स की बात कर लेते हैं जो कि आप बोल सकते हो कि लक्षद्वीप में नहीं है। तो जैसे कि आप पहला है हमारे पास पीटॉन्स आइलैंड। ठीक है, जो कि आपको गुजरात में देखने को मिलेगा। ये है एक टाइप से बोल सकते हो कि मरीन नेशनल पार्क है इन द गल्फ ऑफ कच्छ। गल्फ ऑफ कच्छ में एक मरीन नेशनल पार्क है। दूसरा हमारे पास है द्वारिका, जो कि आपको अगेन गुजरात में दिखने को मिलेगा। ये हमारे रिलीजियस सिग्निफिकेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है हिंदू मैथोलॉजी में। यानी बोल सकते हो कि एक टाइप से वो जो द्वारिका था वो कृष्ण की नगरी थी। विनग्रुला रॉक्स, ये महाराष्ट्र में आपको देखने को मिलेगा। ये क्या है, ग्रुप ऑफ रॉकी आइलैंड्स है। ठीक है ना, मतलब यहाँ पे एक रॉकी आइलैंड्स का ग्रुप है। तो अब हम लोग समझते हैं ऑफशोर आइलैंड्स के बारे में। ऑफशोर आइलैंड क्या होते हैं, ऐसे आइलैंड्स होते हैं जो बहुत क्लोज होते हैं मेनलैंड से, बट वो अभी भी सेपरेटेड हैं बाय स्मॉल वाटर बॉडीज के। मतलब कह सकते हो कि जैसे कि देखो ये हो गया बंगाल का एरिया। अब बंगाल के एरिया में ये एरिया को अगर तुम नोटिस करोगे कि ये थोड़ा सा दूर में है, ठीक है ना, तो ये कैसा हो गया आपके लिए, एक आइलैंड हो गया। ठीक है ना, नो डाउट ये भी एक टाइप से आप बोल सकते हो कि मेन लैंड का ही पार्ट है, बट वो थोड़ा सा दूरी पे होने की वजह से एक टाइप से वो आइलैंड हो गया है। तो कुछ आइलैंड्स के बारे में बात कर लेते हैं। ये आपको कहाँ कहाँ देखने को मिलेगा, ये आपको गुजरात में देखने को मिलेगा, महाराष्ट्र में देखने को मिलेगा ऑफशोर आइलैंड्स, आपको गोवा में भी देखने को मिलेगा, केरला में देखने को मिलेगा, तमिलनाडु में देखने को मिलेगा, और आप कह सकते हो कि यहाँ पे भी आपको देखने को मिलेगा, यानी कि वेस्ट बंगाल में भी आपको देखने को मिलेगा। वेस्ट बंगाल में भी आपको देखने को मिलेगी ऑफशोर आइलैंड। ये जनरली बहुत स्मॉल होते हैं, बहुत स्मॉल साइज के होते हैं कंपेयर टू बे ऑफ बंगाल में जो और अरबियन सी में जो आइलैंड्स हैं उनके कंपेयर बहुत छोटे छोटे आइलैंड होते हैं। ये बहुत अनहैबिटेड होते हैं, यानी कि वैसा आपको जीव जंतु यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगी, बट ये बहुत इकोलॉजिकली और स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है इसका। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट मेजर ऑफशोर आइलैंड्स के बारे में समझ लेते हैं। तो पहला है न्यू मोरे आइलैंड, जो कि आपको साउथ तालपति में देखने को मिलेगा, यानी बे ऑफ बंगाल में आपको देखने को मिलेगा। एक स्मॉल डिस्प्यूट आइलैंड है बिटवीन इंडिया और बांग्लादेश। ये एक्चुअली पे इमर्ज हो गया था 1973 में जब भोला साइक्लोन आया था, बट बाद में ड्यू टू राइजिंग ऑफ सी लेवल ये फिर से आपको देखने को मिलेगी। आई एम रियली सॉरी, मैंने उल्टा बोल दिया। एक्चुअली पे ये 1917 में ये इमर्ज हुआ था, मतलब बाहर आया था। उसके बाद इंडिया और बांग्लादेश में इसके बेसिस पे डिस्प्यूट हो गया था, लेकिन बाद में फिर ये आप बोल सकते हो कि जैसे जैसे सी लेवल बढ़ा तो ये फिर से सबमर्ज हो गया, पानी में मिल गया। ठीक है ना, कौन सा आइलैंड था, न्यू मोरे आइलैंड। तो आप देख सकते हो कि ये रहा न्यू मोरे आइलैंड, और इसके लेके विवाद है इंडिया और बांग्लादेश के बीच में। तो 1917 के आसपास में क्या हुआ था कि ये बाहर आ गया था, मतलब बोल सकते हो कि एक टाइप से वो लैंड उसका दिखने लगा। बट फिर क्या हुआ कि जैसे भोला साइक्लोन आया ये फिर से अगेन पानी में सबमर्ज हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पम्बैन आइलैंड, जो कि आपको तमिलनाडु में देखने को मिलेगा। आप देख सकते हो कि यहीं पे है पम्बैन आइलैंड। तो ये जो है एक्चुअली पे आपको पता होगा कि जो राम भगवान ने ब्रिज बनाया था वो उसी के बेसिस पे ये आपको आइलैंड देखने को मिलेगा। यानी कि कह सकते हो कि राम सेतु, इसके जस्ट बगल पे आपको तमिलनाडु देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये जो है कनेक्ट करता है मेन लैंड को, यानी कि इंडिया के मेन लैंड को कनेक्ट करता है वया पम्बैन ब्रिज से आपको कनेक्ट करता है। फेमस फॉर ये आपको रामेश्वरम टेम्पल के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। यहाँ पे आपको रामेश्वरम टेम्पल यहीं पे है। ठीक है, अब देखो एलिफेंटा आइलैंड जो कि महाराष्ट्र में है, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपको कहीं ना कहीं मुंबई देखने को मिलेगी। ठीक है,
ये रहा मुंबई, और मुंबई से कुछ ही दूरी पे यहाँ पे आपको इस पॉइंट पे एलिफेंटा क्या देखने को मिलेगा, एलिफेंटा आइलैंड देखने को मिलेगा, जो किस में लाई करता है, अरबियन सी में। ठीक है, ये जाना जाता है अपने एलिफेंटा केव्स के लिए, जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में काउंटेड है। ठीक है, अब एक और हमारे पास ऑफशोर आइलैंड है जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है मजूली आइलैंड, जो कि आपको असम में मिलेगा। ये वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट रिवर आइलैंड है, मतलब सेकेंड में एक्चुअली पे ये आता है, बट धीरे धीरे इसका साइज बढ़ता जा रहा है। ठीक है, तो ये जो है वर्ल्ड का लार्जेस्ट रिवरियन आइलैंड है, जो कि कहाँ पे आपको दिखेगा, ब्रह्मपुत्र रिवर पे दिखने को मिलेगी। तो जब मैं ब्रह्मपुत्र को पढ़ा रहा था तब भी मैंने इसका जिक्र किया था। तो आप देख सकते हो कि ये रहा ब्रह्मपुत्र रिवर, और इसी ब्रह्मपुत्र रिवर पे यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा मजूली आइलैंड। ठीक है, एक बहुत बड़ा आइलैंड है, ये भी एक टाइप से ऑफशोर आइलैंड है, क्योंकि ये कहीं समुद्र में नहीं है, ये आपके मेन लैंड में ही है, और इसी वजह से ये एक टाइप का ऑफशोर आइलैंड है। अब कुछ सिग्निफिकेंस देख लेते हैं इंडियन आइलैंड्स की। तो पहला है एक स्ट्रेटेजिक और डिफेंस के अनुसार देखा जाए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आप अंडमान और निकोबार आइलैंड को देख लीजिए, ये बहुत हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ये एक टाइप से मरीन आउटपोस्ट की तरह काम करता है, मतलब बोल सकते हो कि एक गार्ड की तरह काम करता है बे ऑफ बंगाल में। ठीक है, जो कि जो क्लोज है मलक्का स्ट्रीट से बहुत सामने पे है। और आपको पता होगा कि मलक्का स्ट्रेट से ही बहुत सारे शिप्स क्या होते हैं, वो पास होते हैं। तो मलक्का स्ट्रेट से ये बहुत क्लोज में है। आप बोल सकते हो कि ये जो अंडमान और निकोबार आइलैंड है, तो आप समझ सकते हो कि यही हमारे लिए कितना इम्पॉर्टेंट है। तो ये बात हो गई, आप बोल सकते हो अंडमान और निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड की इंपॉर्टेंस। लेकिन अगर लक्षद्वीप आइलैंड की बात की जाए तो जैसे कि यहाँ पे हो गया लक्षद्वीप आइलैंड। अब आपको पता होगा कि इस वाले एरिया बहुत हमारे लिए सेंसिटिव एरिया है, क्योंकि आप देख सकते हो कि यहाँ बहुत ज़्यादा बड़े बड़े पोर्ट्स आपको नज़र आएंगे, बहुत बड़े बड़े सिटीज़ आपको नज़र आएंगे, जैसे गोवा हो गया, मुंबई हो गया, और भी बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट जगह नज़र आएंगे। तो अगर यहाँ पे छोटे छोटे आइलैंड होने से क्या होगा कि आप पहले ही यहाँ अपने सिक्योरिटी गार्ड्स को भेज सकते हो, और वो क्या करेंगे कि कुछ भी इस एरिया में हो रहा होगा उसको वो नज़र रखेंगे। तो बोल सकते हो कि ये जो है लक्षद्वीप है, वो हमें एक हेल्प करती है सिक्योरिटी के लिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखो कुछ अगर इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की बात की जाए तो ये जो आइलैंड्स हैं वो हमारे लिए एक टाइप से टूरिज्म के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ लोग बहुत बहुत दूर से आते हैं अपने टाइम को स्पेंड करने के लिए। तो एक हमारे लिए एक रिवेन्यू सोर्स भी है ये आइलैंड्स। ठीक है, स्पेशली आप बोल सकते हो अंडमान और निकोबार और लक्षद्वीप। ठीक है, अभी कुछ ही दिन पहले आपने देखा होगा कि मोदी जी लक्षद्वीप गए थे, वहाँ पे चले तो उनका बहुत ज़्यादा वायरल हुआ बात, तो फिर लोगों ने वहाँ आना स्टार्ट कर दिया। तो आप देख सकते हो कि इकोनॉमिकली भी ये बहुत हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। अगर फिशिंग बात की जाए, यहाँ पे कोकोनट का फार्मिंग बहुत होती है। ठीक है ना, तो यहाँ पे बहुत ऐसे की इंडस्ट्रीज़ हैं जो कि ये आइलैंड की इकोनॉमी को राइज करती है। ठीक है ना, अब देखो इकोलॉजिकली इंपॉर्टेंट है, जैसे कि आप बोल सकते हो कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा कोरल रिलीफ है, मरीन्स हैं, बायोडाइवर्सिटी देखने को मिलेगी, कुछ रियर एंड फ्लोरा और फौना देखने को मिलेगा, और सबसे एक इकोलॉजिकली इंपॉर्टेंट बात की जाए तो वो एक नेचुरल बैरियर की तरह काम करती है। जैसे कि मान के चलो अब यहाँ पे है अंडमान और निकोबार आइलैंड, अब यहाँ से मान के चलो बे ऑफ बंगाल में उठी एक सुनामी। अब वो सुनामी जैसे ही मेन इंडिया की ओर बढ़ना स्टार्ट करेगी तो सबसे पहले वो टकराएगी अंडमान और निकोबार आइलैंड से, जिससे होगा क्या बच्चा कि ये जो मेन आइलैंड है ना वो थोड़ा सेफ हो जाएगा। कंपेयर टू इधर देखोगे तो ये आपका इकोलॉजिकली ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपको पूरे मेन लैंड को सेफ कर देती है। ठीक है ना, तो ये बातें हो गई, मतलब कि ये जो आइलैंड्स है बेसिकली मेन लैंड को बचा रही है, किससे, साइक्लोन से, सुनामी से। अब कुछ कल्चरल और हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस भी देख लेते हैं, जैसे कि मजूली आइलैंड जो बहुत इंपॉर्टेंट एक कल्चरल साइट है, आप बोल सकते हो असम में, असम के ट्रेडिशन में। ठीक है, अगर एलिफेंटा केव की बात की जाए जो कि आपको महाराष्ट्र में देखने को मिलेगा, मुंबई में सामने देखने को मिलेगा, ये एक आर्कोलॉजिकल ट्रेजर है महाराष्ट्र के लिए। ठीक है ना, अब देखो आगे बात कर लेते हैं कुछ करंट अफेयर के बारे में। तो पहला है एक क्लाइमेट चेंजेस जैसे जैसे हो रही है तो सी लेवल बढ़ रहा है, तो जितने स्मॉल आइलैंड्स हैं, और जैसे कि न्यू मोरे आइलैंड जिसमें अभी मैंने बताया कि वो अभी बांग्लादेश और इंडिया के बीच में डिस्प्यूट है। ठीक है ना, वो धीरे धीरे अब क्या हो रहा है, धीरे धीरे सबमर्ज हो रहा है, हैव सबमर्ज ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, कोस्टल इरोजन हो रही है, बार बार जो लहरें आ रही है
उसके वजह से ये कोस्टल जो है वो अब धीरे धीरे सबमर्ज हो, वो भी समुद्र में होने लगी है। जैसे कि आप बोल सकते हो कि मजूली, ठीक है ना, क्योंकि मजूली आइलैंड क्या हो रही है, धीरे धीरे अब समुद्र का लेवल मतलब सी लेवल बढ़ रहा है, तो जो ब्रह्मपुत्रा का एरिया है वो भी बढ़ रहा है, तो मजूली आइलैंड भी धीरे धीरे क्या हो रही है, सबमर्ज हो रही है। ठीक है, अब देखो टूरिज्म और कंजर्वेशन को लेकर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि कभी कभी क्या होता है कि अगर ओवर टूरिज्म हो जाता है तो कोरल रिलीफ जो है उसको बहुत ज़्यादा हार्म करता है लक्षद्वीप में, तो उसके लिए भी गवर्नमेंट ने कुछ कंट्रोल किया है। ठीक है ना, उसके लिए भी टूरिज्म को थोड़ा सा लिमिटेड रखा है ताकि कम लोग जाएं और ज़्यादा इंजॉय करके आएँ। ठीक है, अब अगर देखिए स्ट्रैटेजिक जो है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो अगर कल को ये टूरिज्म ओवर टूरिज्म की होने की वजह से ये कोरल रिलीफ ही खत्म हो जाते हैं तो हमारे लिए बहुत खतरा है। तो इसीलिए गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, एक स्ट्रिक्ट रेगुलेशन बनाना चाहिए ताकि एक बैलेंस बने टूरिज्म के और इकोलॉजिकल के बीच में, ताकि हम इकोलॉजी को कंजर्व कर सकें। अब देखो सिक्योरिटी कंसर्न भी देख लेते हैं। जैसे कि आपको पता होगा कि चाइना क्या कर रहा है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव रोड मतलब कि बना रही है, वो एक क्या कर रहा है कि एक चेन बना रही है ताकि इंडिया को टैकल किया जा सके। वो अपना प्रेजेंस इंडियन ओशन में ज़्यादा दिखा रहा है, इसी वजह से ये अंडमान और निकोबार आइलैंड है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है ना, तो कह सकते हो कि सिक्योरिटी के नज़रिए से भी देखोगे तो ये अंडमान और निकोबार हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कुछ कंक्लूजन की बात कर ली जाए तो आप यहाँ पे पढ़ लेना। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं द इंड के बारे में। अब जो है इसके बाद हम लोग कुछ एक दो पॉइंट है, जैसे कि आप बोल सकते हो अर्थक्वेक के बारे में कल समझेंगे और वॉल्केनो के बारे में कल समझेंगे। उसके बाद ये चैप्टर 1 फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया खत्म हो जाएगा। आप लोग अगर वीडियो पसंद कर रहे होंगे तो नो डाउट आप चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाओ यार, बहुत मेहनत लगती है इस टाइप के वीडियो बनाने में। हाँ मानता हूँ थोड़ा सा एक्सपीरियंस उतना भी नहीं है, बट हाँ एक्सपीरियंस आता है जब आप कोशिश करोगे। ठीक है ना, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ अभी। अगर आप लोगों को वीडियो ख़राब लग रही होगी तो आप मुझे कमेंट करके कह सकते हो, मैं इस पे एक और डेडिकेटेड लेक्चर आपके लिए लेके आऊँगा और मैं आता रहूँगा। अब मैं रुकने वाला नहीं हूँ। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में और लास्ट वीडियो में जो कि इस चैप्टर का होगा। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।